हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस का। सेकंड टॉपिक है कॉमर्स पेपर 2 में। हम इसमें पढ़ेंगे कि बेसिकली स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड इसके ड्राइवर्स क्या हैं, और किस तरीके से हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री ले सकते हैं या फिर क्या क्या तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है तो आप डेफिनेटली आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हो, वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा हो, उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। ठीक है। तो स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज अ ब्रॉड एंड एनकम्पास्ड अ वाइड रेंज of activities and arrange the here are some key aspects that define the scope of international business। यानी स्कोप में बहुत सारी एक्टिविटीज और एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से एरिया एंड स्कोप है हम उसको जानेंगे। फर्स्ट है हमारा ट्रेड। ट्रेड यानी कि जब हम गुड्स का डायरेक्टली या सर्विसेज का डायरेक्टली हम ट्रेड करते हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ, तो हम उसको बोलते हैं ट्रेड। और इसमें बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस विदाउट ट्रेड तो हो ही नहीं सकता है। द सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट। कई बार हम क्या करते हैं, गुड्स नहीं बेच रहे होते हैं, हम सर्विसेज भी नहीं बेच रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट यानी कि अपने कैपिटल को लगा देते हैं किसी और कंट्रीज में, और उसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करके अपना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट या उस तरह के ट्रेड को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस इन इन्वेस्टमेंट टाइप। द थर्ड इज बेसिकली फाइनेंस। स्कोप इसमें फाइनेंस में इंक्लूड होता है क्योंकि विदाउट involving the finance sometimes it is difficult to do the international business। so finance is a very key aspect of international business। the fourth is the management and strategy। why I'm saying the management and strategy, क्योंकि अगर हमें किसी कंपनी में या फिर किसी कंट्री में बिजनेस करना है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपने बिजनेस को ढालना होगा, अपने स्ट्रेटेजीज को बनानी होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। द फिफ्थ इज मार्केटिंग। राइट, मार्केटिंग इज लाइक व्हाट, कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस मतलब प्रमोट करना है कि कौन सी सर्विसेज को हमें आगे बढ़ाना है, कि कौन से गुड्स को सेल करना है किसी पर्टिकुलर कंट्री में फिर किसी पर्टिकुलर मार्केट में। तो जिस तरीके से अगर कुछ प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं और यूज़ किए जाते हैं, हो सकता है कि वो चीज़ें बाकी कंट्रीज में इस्तेमाल ना होती हों, तो हमें वहाँ के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। The sixth is supply chain and logistics। Supply chain and logistics is basically the thing through which our goods and services मूव टू द एंड कंज्यूमर। यानी कि जब हमारा गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंज्यूमर को किससे पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, बेसिकली क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन यूज होगा या फिर क्या क्या चीज़ें यूज होंगी वहां तक, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। सेवंथ है ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। कई बार क्या होता है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर करके क्या करते हैं, एमओयू साइन हो जाता है जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफर करते हैं। यानी कि कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज कैसे एक्सपोर्ट होगा या फिर कैसे आई मीन कैसे वर्क करेगा किसी पर्टिकुलर कंट्री में, तो टेक्नोलॉजी के एग्रीमेंट्स होते हैं वहाँ पे। एंड द एर्थ इज द गवर्नमेंट एंड लीगल कंसिडरेशन। इट इज़ अ क्वाइट एविडेंट कि अगर किसी कंट्री में हमें काम करना है, जॉब करना है, तो वहाँ के लीगल फ्रेमवर्क क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, हमें उनको ध्यान रखते हुए काम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी कंट्री में जाके काम कर लेंगे, हो सकता है वो कोई चीज़ इलीगल हो ना हो वहाँ के लिए लीगल और हमारे लिए लीगल हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होता है कि आप वहाँ की गवर्नमेंट एंड लीगल कंसिडरेशन को भी ध्यान में रख के काम करें। नाइन्थ इज सस्टेनेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी और कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ से कुछ प्रॉफिट शेयर ले रहे हैं, तो इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज यस सर इज अ टर्म जहाँ पे क्या होता है कि कंपनीज और बिजनेसेस कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट और अर्निंग दे डिस्ट्रीब्यूट और आई मीन नॉट डिस्ट्रीब्यूट रखते हैं अलग से सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। वो हो सकता है एनजीओज को दे देते हैं या फिर सोशल इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। देखिए इंपॉर्टेंस, अब आपको लग सकता है कि भाई ये तो मैंने पढ़ लिया स्कोप में, अब आप क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बार आउटलाइन करवा के दिखा देती हूँ बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है हमारा मार्केटिंग एक्सपेंशन। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस करते हैं तो आपका उतना इंक्रीजमेंट नहीं होगा जितना अगर आपकी मार्केट ज़्यादा बड़ी होगी। तो अगर हमारी एक कंट्री तो कोई बिजनेस कर ही रही है और दूसरी कंट्री के साथ में बिजनेस करना शुरू कर देते तो हमारा मार्केट एक्सपांड हो जाता है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। द सेकेंड इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें कैसे पता लगती है, जब हमारे शहर में या फिर हमारे कंट्री में
एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होता है, इनकम लेवल बढ़ रहा होता है, लोग पॉवर्टी से बाहर आ रहे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस हो रहा है और लोगों ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय हो रहे हैं, ग्रोथ बढ़ रही है, तो उससे हमको इंडायरेक्टली बेनिफिट होता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है इस चीज़ के लिए। द थर्ड इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इज बेसिकली अ रूल वेयर इट इज सेड दैट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब डोंट पुट ऑल योर रिस्क इन वन प्लेस। तो हमें क्या करना है, अगर हम एक जगह बिजनेस कर रहे हैं या फिर एक जगह काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा रिस्क बढ़ जाता है कि मान लो अगर हमने एक ही जगह इन्वेस्टमेंट किया है और वो इन्वेस्टमेंट हमारे डिसीजन अच्छा नहीं रहा, तो क्या होगा, हो सकता है सारी की सारी इन्वेस्टमेंट खराब हो सकती है। तो डाइवर्सिफिकेशन ये कहता है कि अगर हम एक कंट्री में कर रहे हैं और दूसरी कंट्री में भी करते हैं, तो अगर एक कंट्री डाउन टर्म में चल रही है, उनकी इकोनॉमी डाउन चल रही है, तो सेकंड कंट्री अगर ऊपर चल रही है, तो हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन होता है इंटरनेशनल बिजनेस करने से। फोर्थ इज रिसोर्स एक्सेस। रिसोर्स एक्सेस बेसिकली अगर कोई रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, तो इंटरनेशनल बिजनेस में इट इज़ वेरी फिजिबल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि जिस कंट्री में अवेलेबल है हम उससे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ है कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी सिंपल भाषा में है कि अगर मान लो कुछ प्रोडक्ट्स हमारे में नहीं है, हमारी कंट्रीज में, तो वो हमें डेफिनेटली महंगे मिलेंगे। लेकिन अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा है, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट कम होगी, हम वहाँ से उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। वो सर्विसेज के रूप में भी हो सकता है, जैसे कि बीपीओ सेक्टर में क्या होता है कि यूएस की कंपनीज हमारे इंडियन लोगों को एम्प्लॉय करती हैं प्रोजेक्ट्स में, और वो सैलरी पेड करती हैं उस सैलरी पर जो सैलरी यूएस के एम्प्लॉय नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनकी सैलरी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू यूएस के लेबर मार्केट से। तो इनसे उनको क्या हो जाता है, कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी कॉस्ट एफिशिएंट कंपनीज बन जाती हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। द सिक्स्थ इज कल्चरल एक्सचेंज। अगर कोई कंट्री एक दूसरे कंट्री के साथ इन्वॉल्व हो रही है, डेफिनेटली कल्चरल एक्सचेंज होगा। कल्चरल एक्सचेंज मतलब क्या, वहाँ के रूल्स, वहाँ के बेसिकली बिहेवियर्स क्या हैं, वहाँ पे कैसे होता है, वहाँ पे किस तरीके से लोग काम करते हैं, वहाँ की मान्यताएं क्या हैं। तो अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है या फिर आके कंपनी इस्टेब्लिश कर रही है, तो हम वहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे और वो हमारे बारे में जानेंगे, तो इससे क्या होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है। सेवंथ है फॉरेन एक्सचेंज एंड अर्निंग। आई थिंक ये पॉइंट खुद को एक्सप्लेन कर रहा है, ट्रेड हो रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज तो बढ़ेगा ही। एट्थ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। कई बार क्या करते हैं, हम ट्रेड गुड्स में न करके डायरेक्टली हम टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट, जैसे हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी नो हाउ हमें पता है, तो हम अपनी नॉलेज को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरी कंट्री के साथ शेयर कर सकते हैं। नाइन्थ है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में है और वहाँ पे मोनोपोली है, कम्पिटिटिवनेस है ही नहीं है, तो क्या होगा कि एंड कंज्यूमर को काफ़ी हद तक लॉस हो सकता है, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए 2 या 4 चीज़ें अवेलेबल है, 2-4 कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, एंड कंज्यूमर को बेनिफिट होगा और कोई ना कोई कंट्रीज़ मनमाना अपना हक नहीं जताएगी, तो इससे क्या होता है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती है। 10th है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। अगर हम बिजनेस करते हैं किसी कंट्री के साथ, तो इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से हमारे रिलेशंस भी बहुत लॉन्ग टर्म में अच्छे बने रहते हैं और कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आगे आकर हमें बेनिफिट करती है कंट्रीज़ को। तो इस वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरडिपेंडेंस बढ़ाई जाए। 11th है ग्रो क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बेसिकली कैसे अंडरस्टैंडिंग, जब भाई अगर एक कंट्री हमारे बारे में काम कर रही है और हम वहाँ कर रहे हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली बढ़ेगी ना। 12th है इनोवेशन एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। कई सारे ऐसे MOUs होते हैं जहाँ पे हम रिसर्च एंड इनोवेशन के फील्ड में हमारे एग्रीमेंट साइन होते हैं और वहाँ पे हम मिलकर किसी फील्ड में रिसर्च करते हैं, जैसे कि नासा के केस में हो सकता है या फिर इसरो के केस में हो सकता है कि वो किसी और कंट्रीज के साथ, जैसे जैक्सा जो कि जापान की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस एजेंसी है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर ले और किसी फील्ड में रिसर्च करना शुरू करें। तो ये सारे भी हमें बेनिफिट मिलता है इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने से। अब हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन जैसे मैंने ऑलरेडी इंटरनेशनल बिजनेस आपने पढ़ लिया है, तो आपको लग सकता है ये सारा सेम है और मे बी सिंपली सेम है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन मतलब व्हाट, कि हम ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, राइट। वो बिलीफ हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और यही इसमें कहा गया है। मैं एक बार इसको पतला कर लेती हूँ। या नाउ दिस इज, देखिए ग्लोबलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेस्टेड फिनोमिना characterized by increased interconnectedness and interdependence among countries, economies, cultures, societies. It involves the flow of goods, services, information, capital, टेक्नोलॉजी एंड पीपल अक्रॉस बॉर्डर। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, हम गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, कैपिटल ट्रांसफर होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है और लोगों का भी आना जाना लगता है, जैसे हम जिनको माइग्रेंट वर्कर्स बोल सकते हैं या फिर NRIs जो होते हैं। NRIs मतलब क्या, हमारे इंडिया के लोग हैं लेकिन कहीं और जाके बस गए, राइट। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही तो देन है। तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन।
अब है हमारा अब है सेवरल ड्राइवर्स कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं फिर ड्राइवर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। तो फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। सिंपल सी बात है, अगर हम ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो हमारे टेक्नोलॉजिकल नो हाउ बढ़ती है। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो हम वहाँ से अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी इंपोर्ट इन द सेंस मतलब कि हम एग्रीमेंट के थ्रू जान सकते हैं, अपनी कंट्रीज में इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। फिर है ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड के बारे में हमें जागरूकता बढ़ती है और ट्रेड कैसे करना है, किस तरीके से करना है और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो चीज़ें हम जान पाते हैं ग्लोबलाइजेशन में कि बेसिकली वैश्विक स्तर पर क्या अवेलेबल है। फिर है इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक जगह ना करके हम बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्लो बढ़ता है, एक कंट्री में दूसरी कंट्री जब फाइनेंशियल फ्लो कहते हैं तो हम उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या सॉरी फॉरेन नहीं, एफडी, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। देन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही मल्टीनेशनल कंपनीज बनती हैं जिनको हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि किसी और, उनका हेड ऑफिस तो किसी और कंपनी में रहता है, कंट्री में रहता है, लेकिन उनका जो ब्रांचेज होता है वो डिफरेंट कंट्रीज में होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी जो टाटा है वो मान लीजिए यहाँ की इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन जो उसकी ब्रांचेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई है, राइट। वो हो गया न्यूयॉर्क, हो गया बीजिंग, हो गया कहीं भी हो सकता है उसकी ब्रांचेस, तो वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन मतलब कि एक इंडिया में, मतलब इंडिया भर में सप्लाई चेन ना होकर टाटा की कई जगह सप्लाई चेन है, यानी कि कोई पेट्रोल वो बना रही है, फॉर एग्जांपल नैनो कार उसने बनाया, तो नैनो कार वो इंडिया में सप्लाई कितना करके वो बाकी कंट्रीज में सप्लाई कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसका सप्लाई चेन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करती है। फिर एक कल्चरल एक्सचेंज, आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस। गवर्नमेंट पॉलिसीज वी ऑलरेडी डिस्कस। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर। माइग्रेशन, माइग्रेशन आपने बताई दी कि एनआरआई के थ्रू हमने समझा माइग्रेशन क्या होता है, कि एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जब हम जाते हैं वहाँ पे काम करना शुरू करते हैं, वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं, हम उनको कहते हैं माइग्रेंट लेबर से, फिर माइग्रेंट वर्कर से, फिर माइग्रेंट पीपल्स। तो ऐसा माइग्रेशन ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही पॉसिबल हो पाया है, अदरवाइज ये नहीं पॉसिबल हो पाता। अब हम जानते हैं मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, कि हम इंटरनेशनल बिजनेस में किस तरह से एंट्री ले सकते हैं। देखिए इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ट्रेड रिलेटेड, सेकेंड है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेटेड, थर्ड है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। देखिए ट्रेड रिलेटेड में आता है मैं एक्सपोर्ट आता है, काउंटर ट्रेड आता है, पिगी बैकिंग आती है। कॉन्ट्रैक्चुअल में आता है लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइज, लीजिंग, टर्न की प्रोजेक्ट्स। इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? जॉइंट वेंचर्स एंड होली ओन्ड सब्सिडरीज। हम इसको 1 बाय 1 करके समझेंगे। पहले हम देखते हैं एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट या निर्यात क्या होता है? निर्यात मतलब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपने गुड्स को शिप करती है, ट्रांसफर करती है और उसके बदले में फॉरेन एक्सचेंज कमाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट किसी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के लिए। अब एक्सपोर्ट्स में भी 2 तरीके होते हैं, एक है हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्ट और एक है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को, आई मीन एक कंट्री की जो कंपनी, मान लीजिए ये एक कंपनी है एक कंट्री की, ठीक है, और ये कंट्री बी है जहाँ पे कंपनी बी है, तो एक कंट्री, जो कंट्री ए है, यहाँ पे जो एक कंपनी है वो अपने ही गुड्स को मैन्युफैक्चर भी कर रही है और वो खुद ही एक्सपोर्ट भी कर रही है कंट्री बी में कंपनी बी को, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट। यहाँ पे किसी इंटरमीडिएट का इंटरवेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कंट्री ए है और कंपनी भी ए ही है, यहाँ पे कंट्री बी है और कंपनी भी बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपनी ए में मैन्युफैक्चर तो गुड्स को कर रही है, ओके, मैन्युफैक्चर ये कर रही है, लेकिन ये एक्सपोर्ट न करके डायरेक्टली थर्ड पार्टी कोई होगा, सी हो सकता है, वो मान लीजिए सी है, ये सी इनसे कॉन्टेक्ट करके, मतलब इनसे गुड्स लेकर, कंपनी ए से गुड्स लेकर ये ट्रांसफर कर रहा है, फिर ये एक्सपोर्ट कर रहा है कंपनी बी को कंट्री बी में। तो इस तरह के एक्सपोर्ट को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स। और इसमें एक कंपनी को कोई एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको तो वैसे ही मैन्युफैक्चर कर रही है, जैसे कि वो डोमेस्टिक लोगों के लिए, फिर डोमेस्टिक कंट्री के लिए मैन्युफैक्चर कर रही थी, उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में। आई होप आपको एक्सपोर्ट समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं काउंटर ट्रेड के बारे में।
काउंटर ट्रेड जैसे नाम ही बता रहा है कि ऐसा ट्रेड जहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हो और ट्रेड के बदले में ट्रेड हो रहा हो। इसमें कई तरह के टाइप आ जाते हैं, क्योंकि बार्टर सिस्टम तो अकेला नहीं हो सकता ना। पहला है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम हमने बहुत पहले पढ़ा है कि अगर आप गुड्स दे रहे हैं तो गुड्स के बदले में गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे शुगर चाहिए और आपको चाहिए सॉल्ट, ठीक है, तो अगर आपको शुगर, मेरे पास शुगर है लेकिन आपके पास क्या है, सॉल्ट है, तब हमारे को दोनों को चीज़ें चाहिए, नहीं मुझे सॉल्ट चाहिए आपको शुगर चाहिए, तब हमारा ट्रेड हो सकता है। लेकिन अगर मुझे सॉल्ट ना चाहिए हो तो, मुझे कुछ और चाहिए हो तो फिर क्या होगा, तो उसके इसमें बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है। इसलिए हमारे को सेकंड ऑप्शन आता है स्विच ट्रेडिंग। स्विच ट्रेडिंग में क्या होता है, यहाँ पे तीन से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। क्यों होता है कि मान लीजिए अगर ए पार्टी है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जैसे कि मान लीजिए ए है, उसको सिर्फ शुगर है, ठीक है, उसके पास शुगर है, एंड बी के पास आई थिंक सॉल्ट है, ठीक है, एंड सी के पास मान लीजिए राइस है, ठीक है। अब सी के पास राइस है, ए के पास शुगर है। अब ए को क्या चाहिए कि मुझे ए को चाहिए राइस, जो कि कंट्री ए की है, लेकिन उसने ट्रेड किया है बी के साथ। तो इस केस में क्या होगा स्विच ट्रेडिंग में कि ए राइस किससे ले सकता है, वो सी से ले सकता है, बी को छोड़कर। तो जब ये तीन से ज़्यादा पार्टी इन्वॉल्व हो रही हैं तो हम उस तरह की ट्रेडिंग को क्या बोलते हैं, स्विच ट्रेडिंग हम बोलते हैं। अब थर्ड है हमारा काउंटर परचेज। काउंटर परचेज मतलब कि अगर एक कंपनी है और वो कंट्री ए की है, उसने परचेज किया कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के कंपनी सी से, ठीक है। अब उस केस में मान लीजिए मुझे अभी तो चाहिए था, लाइट्स चाहिए थी, वहाँ से मैंने लाइट्स खरीद ली, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि जब आपको चाहिए होगा ना तो आप भी मेरे से खरीदना, किसी और से नहीं। तो जब हम इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, इस तरह के परचेज करते हैं, तो हम बोलते हैं काउंटर परचेज। द फोर्थ है बायबैक। बायबैक में क्या होता है बेसिकली कि a firm supplies capital, equipments or technology or another country in a return agrees to take a certain percentage of output from the capital equipment as a consideration। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को कैपिटल इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है और उसके बदले में कहती है कि भाई जो उससे प्रॉफिट होगा ना, कुछ परसेंटेज आप मुझे भी दीजिएगा। तो उसे क्या बोलते हैं, बाय बैक ट्रेड। फिर हमारा ऑफसेट। ऑफसेट लास्ट पार्ट है। अंडर दिस अरेंजमेंट a firm supplies a part or component of the finished product and in return the country which is supplying the component will get the finished product. It might be possible that there is also the involvement of cash as the value of the component and the finished product will not be the same. I think समझ में आ गया होगा। ऑफसेट में क्या होता है कि जो कंट्री है जो कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, जो बना रही है कंपनी उससे फिनिश प्रोडक्ट लेगी अपने कंपोनेंट्स प्रोवाइड करने की वजह से। लेकिन हम जानते हैं कि जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कम हो सकती है एज कम्पेयर टू जो हमने कंपोनेंट लगाया है, कैपिटल गुड्स लगाया है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कैश भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये बताया गया है हमारे यहाँ पे ऑफसेट में। अब आता है पिगी बैकिंग क्या होती है। देखिए पिगी बैकिंग क्या होती है। पिगी बैकिंग में क्या होता है कि अगर मान लीजिए मुझे कंट्री ए है, मतलब कि कंट्री ए को एक्सपोर्ट करना है। मैं थोड़ा सा इससे समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा। कंट्री ए है, मान लीजिए कंट्री ए है, उसको गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करना है, गुड्स को ट्रांसफर करना है किसी और कंट्री में। तो वो क्या करेगी, ये अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना करके, यानी कि सप्लाई चेन हो गया, बाकी मार्केट रिसर्च हो गया और बाकी लॉजिस्टिक पार्टनर्स हो गए, वो अपना इस्तेमाल ना करके कंट्री बी के ही किसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पार्टनर्स को ढूंढेगी और उनके थ्रू ट्रेड करेगी, यानी कि उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करेगी कंट्री बी में। तो ऐसे ट्रेड को क्या बोलते हैं, पिगी बैकिंग। यानी कि हम कंट्री ए में रहकर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को किसी और कंट्रीज में वहीं के लोगों के साथ, वहीं के पार्टनर्स के साथ अब एग्रीमेंट करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। इस केस में देखिए दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो गुड्स को दे रहा है, फॉर एग्जांपल कंट्री ए गुड्स को दे रही है कंट्री बी को, इस केस में वो कहलाती है राइडर। ओके, क्या कहती है, राइडर। लेकिन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, कंट्री बी में बेचने का काम कर रहा है, उस प्रोडक्ट को मार्केट करने का, उसको हम बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं, कैरियर। तो ये कुछ टर्म्स थी इसमें पिगी बैकिंग की। आई होप आपको समझ में आया होगा पिगी बैकिंग भी। इंटरनेशनल लीज में क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में एस्टेब्लिश ऑलरेडी रिसोर्सेज को
वो लैंड हो सकती है, कैपिटल इक्विपमेंट हो सकता है, उसको लीज पर लेकर अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विसेज को कैरी आउट करती है, बेचने का काम करती है, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लीज। इसमें देखिए दो टर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेसर और लेसी। क्या है? लेसर एंड लेसी। देखिए ये कम टर्म्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेसर, लेसर क्या है कि जो पार्टनर अपने लैंड इक्विपमेंट को दे रहा है यूज करने के लिए और उसके बदले में कुछ फीस चार्ज कर रहा है, उसको हम बोलेंगे लेसर। और लेसी कौन कहलाएगा? लेसी वो पर्सन कहलाएगा या फिर वो कंपनी कहलाएगी जिसने उस लैंड या इक्विपमेंट को लिया है और उसके बदले में कुछ पे कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं लेसी। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं जो आपको बाकी में भी आते। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लाइसेंसिंग के बारे में। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग सिस्टम क्या होता है? जब हम किसी ट्रेडमार्क को, हो सकता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करना हो सकता है, या फिर कुछ पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल राइट्स हो सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, उसको लाइसेंस के बेस पर किसी कंपनी को हम यूज़ करने के लिए दे दें या फिर किसी कंट्री को हम यूज़ करने के लिए दे दें। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग में हो जाता है, दूसरी कंट्री इन्वॉल्व हो जाती है, और लाइसेंसिंग सिस्टम में वो डोमेस्टिक लाइसेंसिंग भी हो सकती है। इसमें इन्वॉल्व क्या करता है हमारा इंटरनेशनल लाइसेंसिंग? 3 टाइप्स। फर्स्ट है हमारा सॉरी ये बैक का चला। हाँ, तो ये फर्स्ट था हमारा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट प्रोसेस लाइसेंसिंग। प्रोसेस लाइसेंसिंग में हम क्या होता है बेसिकली, प्रोसेस लाइसेंसिंग में हम किसी प्रोडक्ट्स या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोसेस होता है उसका हम लाइसेंस ले लेते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज उसी बेस पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पे हम उसकी कंपनी का ट्रेडमार्क यूज़ नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर है हमारा ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग। ट्रेडमार्क में क्या होता है, ये इन्वॉल्व हो जाता है प्रोसेस में भी, यानी कि हम गुड्स तो मैन्युफैक्चर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम उस कंट्री यानी जिसके साथ हम लाइसेंस का एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका हम ट्रेडमार्क भी यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चर करने में। देन एक क्रॉस लाइसेंसिंग। देखिए क्रॉस लाइसेंसिंग में किसी भी तरीके का मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, ये आप ध्यान में रखिए। बाकी में इन्वॉल्व हो सकती है प्रोसेस लाइसेंसिंग में, ट्रेड लाइसेंसिंग में, लेकिन क्रॉस लाइसेंसिंग में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि एक कंट्री या फिर एक कंट्री अपनी लाइसेंसिंग मतलब अपना लाइसेंस यूज करने दे रही है किसी और कंट्री की कंपनी को, किसके बदले में? उसके लाइसेंस के बदले में, यानी कि लाइसेंस के बदले में लाइसेंस इस्तेमाल हो रहा है, यानी ऐसा ट्रेड जहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप मुझे यूज करने दो अपना लाइसेंस और मैं अपना यूज करने दूंगा अपना लाइसेंस। ये वाली जब बात होती है तो क्रॉस लाइसेंसिंग के अंदर ये टर्म आती है। अब बात हम करते हैं इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग में क्या होती है। देखिए लाइसेंसिंग में भी लाइसेंसर और लाइसेंसी होता है। लाइसेंसर कौन होता है? लाइसेंसर वो पर्सन होता है जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, और लाइसेंसी वो पर्सन होती है जो लाइसेंस ले रही होती है। इस तरह से इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग इज बेसिकली जहाँ पे एक कंट्री अपने पूरे प्रोडक्ट को प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर होगा, उसका ब्रांड नेम, उसका प्रॉपर नो हाउ, पूरा मार्केटिंग, या फिर कोई हेल्प की जरूरत पड़ेगी मान लो, तो वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी सेकंड यानी कि फ्रेंचाइजी को। अब यहाँ पे फ्रेंचाइजी में बता दूं, देखिए फ्रेंचाइजर क्या होता है। फ्रेंचाइजर जो ये सब चीजें यूज करने के लिए देगा इन रिटर्न ऑफ मनी, ठीक है, मीटर फीस यू कैन से दैट, ठीक है। और फ्रेंचाइजर कौन होगा? फ्रेंचाइजर बेसिकली अ कंपनी, अ पर्सन, अ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंचाइजर जो ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज या फिर प्रोसेस को लेगा फ्रेंचाइजर से, तो वो कहलाएगा फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर, ठीक है। तो फ्रेंचाइजर पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज और बेसिकली मैन्युफैक्चर कैसे होगा, ब्रांड नेम कैसे होगा, ये सारी यूज करने के लिए देगा फ्रेंचाइजी को। फ्रेंचाइजी जो गुड्स एंड सर्विसेज जो ब्रांड नेम और प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट जो वो देगा करेगा, वो फ्रेंचाइजी कहलाएगा, ठीक है। इस केस में इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग में कुछ टर्म्स का जरूरी रखेगा। आपको लग रहा होगा कि फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग सेम ही तो है, क्योंकि दोनों में तो है, लेकिन चलो डिफरेंस देखते हैं। इसका डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस बेसिकली क्या है। लाइसेंसिंग में क्या होता है? लाइसेंसिंग में मोस्टली हम
इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूड होती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स मतलब कौन से एसेट्स जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये ऐसी अवेलेबल होती हैं जो आप ब्रांड नेम हो गया, जैसे मान लीजिए ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, ये इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। ठीक है, लाइसेंसिंग ऐसे एग्रीमेंट हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जैसे नो हाउ सिखा दिया जाता है, तो ये सब लाइसेंसिंग सिस्टम में आते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग में ब्रांड नेम पेटेंट्स भी आ सकता है, और प्रॉपर गुड्स का मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे आप हेल्प करो, मतलब कि कैसे आपको बिजनेस, कैसे आपको बिजनेस करना है, कैसे आपको बिजनेस करना है, ये सारी चीज आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा अपने मेन फ्रेंचाइजर के बेसिस पर, यानी कि फ्रेंचाइजर के बेसिस पर। लेकिन ऐसा लाइसेंसिंग सिस्टम में नहीं होता। लाइसेंसिंग सिस्टम में आपने लाइसेंस ले लिया, आपको कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कैसे सेल करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, ये सब आप पर बेस्ड है। लेकिन फ्रेंचाइजर में ऐसा नहीं होता। फ्रेंचाइजर में आपको फ्रेंचाइजिंग में ऐसा नहीं होता। फ्रेंचाइजिंग में आप बेसिकली फ्रेंचाइजर के बेसिस पे करते हैं। लाइसेंसिंग में आपको कोई हेल्प नहीं दी जाती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लाइसेंस ले लिया, वो अब आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे हेल्प प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर प्रोवाइड जाती है। यहाँ पे जो टर्म निकॉल होती है वो रॉयल्टी होती है, रॉयल्टी के बेसिस पे चार्ज करते हैं। यहाँ पे बेसिकली पर्टिकुलर फीस चार्ज की जाती है। ठीक है, तो ये था बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। अब आता है टर्न की प्रोजेक्ट्स। टर्न की प्रोजेक्ट्स क्या होता है? टर्न की प्रोजेक्ट्स मतलब टर्न की प्रोजेक्ट्स मीन्स टू टर्न द की एंड द प्रोजेक्ट इज रेडी टू यूज। अ फर्म कैन एक्सपेंड इंटरनेशनली बाय यूजिंग इट्स कोर कंपोनेंट्स लाइक construction, designing, etc. A company gets a contract or construction or a design project like railway, building, etc. On successful completion on the project, it may hand it over to the another country. जैसे आपने समझा, टर्न की प्रोजेक्ट मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे दूसरी कंट्री कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेती है, उसको बनाती है और बनाने के बाद ऑपरेट भी करती है किसी किसी केस में, और बाद में उसको दे देती है। किसको दे देती है? अपनी होम कंट्री को दे देती है। होम कंट्री नहीं, अपनी पार्टनर कंट्री को प्रोवाइड कर देती है। फीस के बेसिस पे हो सकता है, वो किसी और म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हो सकता है। हम वैसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? टर्न की प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब आता है बिल्ड एंड ट्रांसफर। इसमें देखो 3 टाइप आता है। फर्स्ट है बिल्ड एंड ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट एंड ओन। बिल्ड एंड ट्रांसफर जैसे आपको मीनिंग बता रहा है कि आप बनाओगे, यानी कि कंपनी ए, मतलब कि जो कंपनी ने प्रोजेक्ट किया है वो कंपनी ए कंपनी बनाएगी उस प्रोजेक्ट को, मतलब बिल्ड करेगी, और बिल्ड होने के बाद अपना पैसे से जो भी है उसको लेगी एंड वो ट्रांसफर कर देगी होम पार्टनर कंट्री को। ठीक है, लेकिन बिल्ड एंड ऑपरेट एंड ट्रांसफर क्या मतलब है कि यहाँ पे वो कंट्री बिल्ड करेगी, उसको वो कुछ दिन ऑपरेट भी करेगी स्टाफ को सिखाने के लिए, ताकि वो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैसे ऑपरेट होगा या फिर कैसे वर्क करेगा। ठीक है, एंड बाद में ट्रांसफर कर देगी। लेकिन बिल्ड ऑपरेट एंड ओन क्या होता है? बिल्ड ऑपरेट एंड ओन में ये होता है कि पर्टिकुलर कंट्री खुद उस प्रोडक्ट को बनाती भी है किसी और कंट्री में, ऑपरेट भी करती है और ले भी लेती है, यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी कंट्री में, उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्ड ऑपरेट एंड ओन। अब आता है इन्वेस्टमेंट रेटेड। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्या है? इन्वेस्टमेंट रेटेड में देखिए, आपको पहले इन्वेस्टमेंट क्रेडिट समझ लेना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कितने होते हैं। फर्स्ट होता है एफडीआई। क्या होता है आपके दिमाग में आएगा? एफडीआई, देखिए एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे कोई दूसरी कंट्री अपनी कंट्री में, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही हो, डायरेक्टली किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रही हो, यानी खुद की कंपनी बना रही हो, रियल में हमें दिख रहा हो वो कंपनी। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली शेयर्स में कर दिया ने, खुद कंपनी बना रही हो और उसको हमें उससे बेनिफिट हो रहा हो, बहुत लोगों को डायरेक्टली हो रहा हो, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा हो, वो कंपनी हमें दिख रही हो कि बनाई है कंपनी। ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि डायरेक्ट हो रहा है, किसी सड़क में हो रहा है, रेलवे प्रोजेक्ट्स हो गए, या फिर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए, ये सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कुछ पार्ट्स हैं। फिर आता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। देखिए ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट भी इसी के पार्ट है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि बेसिक से लेकर, यानी कि जीरो से लेकर हीरो तक जिसे कहते हैं, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, कंपनी बनाना, उसको ऑपरेट करना, आगे वर्क करना, ये सारा फील्ड जिसमें आता है, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ये होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है। लेकिन ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होती है? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ एक कंपनी जो एग्जिस्टिंग
फॉरेन कंपनीज है ना कंट्री में, मतलब कि जिस कंट्री में वो इन्वेस्ट करना चाहती है, टारगेटेड कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है, उस कंट्री में जो ऑलरेडी कंपनीज हैं फॉरेन कंपनीज, वो उसमें शेयर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर देती है। या फिर किसी और थ्रू जब इन्वेस्टमेंट करती है तो हम उसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड, यानी कि डायरेक्टली खुद से नहीं कर रही है, खुद से कुछ प्रोडक्ट नहीं बना रही, खुद से कंपनी नहीं बना रही, खुद से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगा रही है, लेकिन उसने क्या किया, कैपिटल लगा दिया किसी दूसरी फॉरेन कंपनी में। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर अब बोलते हैं प्रोहिबिटेड सेक्टर, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंट्री मतलब कि बाहर की कंट्री हमारे इंडिया में नहीं कर सकती है। ऐसा क्या क्या है, वो है लॉटरी बिजनेस इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, ऑनलाइन लॉटरीज एक्सेट्रा, गैम्बलिंग एंड बैटिंग हो गया, कैजीनो हो गया, चिट फंड्स हो गए, निरी फंड हो गए, निरी कंपनी हो गई, ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स हो गया, रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस हो गया, मैन्युफैक्चर ऑफ सिगार, चेरॉइड्स, सिगरेट्स, ऑफ टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट्स। ये कुछ ऐसे हैं फील्ड जहाँ पे प्रोहिबिटेड सेक्टर है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो ये बेसिकली प्रोहिबिटेड सेक्टर थे। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर एक ऐसा मतलब कि ऐसे फील्ड जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, कैपिटल लगा के होती है। हमने कैपिटल लगाया और हमारी ओनरशिप हो गई, और इसके भी 3 तरह के होते हैं जॉइंट वेंचर में। जॉइंट वेंचर में आप गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि आप कंपनी के नो हाउ को जान सकते हैं, कंपनी कैसे वर्क करती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी मार्केट का शेयर कितना है, कहाँ तक वो ऑपरेट कर सकती है, फिर हमें कैसे बेनिफिट हो सकता है, ये सब जॉइंट वेंचर में आता है। जॉइंट वेंचर में आपने देखा होगा इक्विटी के बेसिस पे काम होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विटी स्टेट पॉइंट वेंचर में भी ऑफ द फ्लोइंग टाइप 3 तरह के हैं। फर्स्ट है मोर देन 50% ओनरशिप, एक ऐसा केस जहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं कि 50 या 50 से ज़्यादा अपना शेयर्स या फिर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में और वहाँ पे ओनरशिप ले लेते हैं, कि यानी डिसीजन मेकिंग में भाग लेते हैं। उस तरह के वेंचर को कहते हैं 51% ओनरशिप के साथ। फिर आता है 50-50 इक्विटी और इक्वल ओनरशिप। यहाँ पे क्या होता है कि भाई ठीक है 50 मैं लूंगा 50 तुम लोगे, और इक्वल पार्टनरशिप रहेगी और इक्वल ही हमारी ओनरशिप रहेगी, इक्वल डिसीजन मेकिंग में हमारा हक रहेगा। वो होता है 50-50 इक्विटी विद इक्वल ओनरशिप। देन लेस देन 50% ओनरशिप, ये क्या होता है कि हमने कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट कर दिया लेकिन 50% से कम है, यानी कि हमारे पास ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, लेकिन जितनी परसेंट है हम अपने हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू और ये सब चीज़ दे सकते हैं। तो ये कुछ जॉइंट वेंचर के पार्ट्स हैं। अब आता है होली ओन्ड सब्सिडियरी, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये होली ओन्ड सब्सिडियरीज। इस केस में क्या होता है कि कंट्री ए, मतलब कि कोई भी कंपनी किसी कंट्री की अगर किसी और कंट्री में टारगेटेड कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है या फिर वहाँ बिजनेस ऑन करना चाहती है, या तो वहाँ पे ऑलरेडी जो बिल्ट बिजनेसेस हैं उनमें से किसी को वो कैप्चर करे, आई मीन कैप्चर इन द सेंस कि वहाँ से फुल के फुल इन्वेस्टमेंट करके अपना ओनरशिप ले ले, फुल के फुल उसको खरीद ले, जिसे कह सकते हो खरीद ले और वो अपना बिजनेस करे, वो फुली ऑन सब्सिडीज कहलाएंगे। क्योंकि 100% जो ओनरशिप होगी, यानी कि 100% जो ओनरशिप होगी वो कंट्री ए की हो जाएगी इन कंट्री बी इन कंपनी बी। ठीक है, इस तरह के होल्डी ओनर सब्सिडीज में फुल का फुल राइट किसके पास होता है, वो कंट्री जिसने पूरा के पूरा अपना बिजनेस को खरीद लिया है या फिर पूरी की पूरी यूनिट ही इस्टेब्लिश कर दी है, तो वो बताता है होली ओन सब्सिडीज कहलाती हैं। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक था। ये होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है, आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। एंड मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।